Hey guys and welcome back to my channel शिवांगी मेधा शिवांगी। आई एम शिवांगी प्रिया और मैं ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ। पूरा चैप्टर तो अगर नहीं भी हो पाएगा तो सेकंड पार्ट की वीडियो आप देख लेना, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी होगी, ठीक है। तो क्योंकि हर एक लाइन को आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, इस हर एक लाइन में एक बहुत बड़ी बात छिपी है। कवि ने हर एक बात को अपनी इस छोटी सी पोयम में कहा है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो मैं एक दूसरी पार्ट की वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, जिसमें जैसे एक पैराग्राफ में आपको समझा दूंगी, 2 पैराग्राफ समझा दूंगी, और जो दूसरी वाली वीडियो होगी उसमें हम आपको ये फर्स्ट, थर्ड वाली और फोर्थ वाली पैराग्राफ समझाऊंगे, ठीक है। तो पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो ऑथर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1896 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 अक्टूबर 1961 में, ठीक है। तो अब उसके बाद ये तो हमने ऑथर के बारे में जान लिया। अब थोड़ा इस चैप्टर की समरी पढ़ लेते हैं ना, कि इस चैप्टर में पोएट ने क्या कहने की कोशिश की है वो जान लेते हैं, ठीक है। पाठ का सार पढ़ते हैं। तो कवि मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा, अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है। कवि प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चारों ओर वृक्ष हरे भरे हैं, पौधों पर कलियां खिली हैं और जो अभी तक सो रही हैं। तो कवि कहते हैं कि वो सूर्य को लेकर इन अलसाई हुई कवियों को जगाएंगे और एक नया सुंदर सवेरा लेके आएंगे। कवि प्रकृति के द्वारा निराश हताश लोगों के जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं। कवि बड़ी तत्परता से मानव जीवन को संवारने के लिए अपनी हर खुशी एवं सुख को दान करने के लिए तैयार हैं। वे चाहते हैं कि हर मनुष्य का जीवन सुखमय व्यतीत हो, इसलिए वे कहते हैं उनका अंत अभी नहीं होगा जब तक वो सबके जीवन में खुशियां नहीं ला देते, ठीक है। तो ये हमने समरी पढ़ ली इस चैप्टर की। अब यहाँ पे एक जो पैराग्राफ है इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी के ये छोटा नीचे जो छोटे पैराग्राफ हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। अभी यहाँ पे जो 2 ये पैराग्राफ्स है ना, इन 2 पंक्तियों के बारे में हम जान लेते हैं। अब देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ इस तरह से है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर अंत का मतलब है समाप्ति, मृदुल का मतलब है कोमल, वसंत का यहाँ तात्पर्य है फूल खिलने की ऋतु। वसंत फूल खिलने का एक मौसम होता है, उसको यहाँ वसंत कहा गया है। तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। कवि मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा क्योंकि वो आशावादी हैं, जैसा कि हमने जाना, और इस गुण की वजह से वो ये मानते हैं कि अभी उनका अंत नहीं होगा जब तक वे अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर लेते, क्योंकि अभी कवि के जीवन में अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अर्थात एक नए उत्साह और जोश का आगमन हुआ है उनके जीवन में। फिर से वसंत ऋतु में चारों तरफ फूलों की भरमार और उनकी खुशबू फैली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। अतः अभी उनका अंत नहीं होगा। यही कारण है, जैसा कि अभी उत्साह जोश की अधिकता है, तो अभी ये कुछ दिन ठहरेगा, मतलब अभी इसका अंत नहीं होने वाला है। तो ये इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। नेक्स्ट पंक्ति जो है, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अब इसमें पात का मतलब क्या है? पत्ता। गात का मतलब है शरीर। स्वप्न से अर्थ है सपना। मृदुल का अर्थ है, मृदुल कर मतलब हाथ।
और कलियों का मतलब जो थोड़ी खिली हुई फूल होती है उसको कली बोलते हैं ना, एकदम थोड़ी सी खिली हुई होती है। और प्रत्यूष मतलब सवेरा, मनोहर मतलब सुंदर। जैसा कि वसंत ऋतु आई है प्रकृति में और पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्तों पर और नए नए फूलों की भरमार आई है। सभी पेड़ों पौधों की डालियां लहलहा रही हैं, नई नई कलियां खिली हैं और नए नए पत्ते बहुत शोभामान लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि ये मेरा सपना है जो कि युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। मैं अपने कोमल हाथों से मैं अपना सपना स्वयं साकार करना चाहता हूँ। अर्थात प्रकृति जिस तरह से पूरे वातावरण में शोभा प्रदान करती है और एक नए जोश उत्साह का आगमन करती है, सूर्य के आगमन से प्रकृति में नए नए फूल खिलते हैं और एक नया उत्साह भर देते हैं। उसी तरह से कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हाथों से अपना जो उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागरूक करने का, वो मैं स्वयं पूरा करूंगा, ऐसा कवि का कहना है। ठीक है, इस तरह मैं इस जीवन में, पूरे संसार में, समाज में एक नया सुंदर सवेरे का आगमन करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य है युवा पीढ़ी को जागृत कर पूरे समाज में ओ माय गॉड, मैं ये वर्ड भी नहीं पढ़ पा रही, सकारात्मकता लाऊंगा, मेरा मतलब। तो ये है इस कवि का मतलब है इस लाइन से, इस पैराग्राफ से। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर पुष्प पुष्प से क्या मतलब है? पुष्प पुष्प मतलब फूल, तंद्रालस मतलब लालसा या लालच। ठीक है, मतलब किस चीज की लालच नहीं, तंद्रालस मतलब नींद से अलसाया हुआ, लालसा मतलब लालच। ठीक है, वो लालच किसी भी चीज की हो सकती है। नव मतलब नए, जैसे हम बोलते हैं ना नव वर्ष की शुभकामनाएं, वही नव मतलब नए। अमृत मतलब सुधा, सहर्ष मतलब खुशी के साथ, सींच मतलब सिंचाई, द्वार मतलब दरवाजा, अनंत मतलब जिसका कभी अंत ना हो, अंत मतलब खत्म। ठीक है, समाप्त। युवा पीढ़ी जो कि अभी तक सोई हुई है, आलस ने उन्हें घेरा हुआ है, मैं उसके आलस के लालच को दूर कर दूंगा। मैं इस युवा पीढ़ी को एक नया जोश और उत्साह दूंगा, और जो कि मैंने जीवन की वास्तविकता और इसकी अमृत को जाना है, वैसा नया रूप मैं इन सबको दूंगा। अर्थात नई युवा पीढ़ी को मैं नए जोश और उत्साह के साथ और जीवन के इस अमृत के साथ, जो जीवन की वास्तविक सुख है और उसको किस तरह से जिया जा सकता है, ये सब ज्ञान मैं नई युवा पीढ़ी को दूंगा। कवि प्रसन्नता के साथ ये सब करना चाहते हैं। जिस तरह से हम पौधों को सींचते हैं और वह बहुत हरा भरा हो जाते हैं, इस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर भी नए जोश और उत्साह संचार कर देंगे और वह युवा पीढ़ी जागृत होकर अपने जीवन का भरपूर आनंद ले सकती है। कवि इस कविता के द्वारा प्रकृति का उदाहरण लेकर प्रेरणा देना चाहते हैं। ठीक है, फिर जहां तक मैं चाहता हूँ युवा पीढ़ी को पूरे उत्साह जोश के साथ जीवन का आनंद ले, जब तक मैं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मेरा अंत नहीं होगा, ये कवि का मानना है। फिर नेक्स्ट लाइन जो थी हमने पढ़ा था ना, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अब कवि क्या करते हैं, ऐसा कवि का मानना है क्योंकि कवि बहुत ही आशावादी विचारों के हैं और अपने संकल्प जो कि युवा पीढ़ी के लिए लिया है, अपने ही हाथों से पूरा करना चाहते हैं। ये उनका सपना है कि युवा पीढ़ी को जागृत करें और क्या, उसके आलस को दूर करें और एक नए जोश और उत्साह का संचार उनके जीवन में करें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी समरी भी पढ़ ली है, ऑथर का इंट्रोडक्शन भी देख लिया है और एक लाइन बाय लाइन हमने इस चैप्टर में जो भी है चीजें लिखी हुई है, कवि की बातें, उसको अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया है इस वीडियो में। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं सोच रही हूँ चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उसके ऊपर बनाओ। ठीक है, इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेज या क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके ऊपर जो लेसन के पीछे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक्सरसाइजेज है कविता से आगे,
है ना। अनुमान और कल्पना तो उतना नहीं आता, पर उसकी भी अगर आप कहोगे तो मैं इसकी भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए, तो ये हो गई हमारी वीडियो पूरी। इसमें हमने बहुत कुछ जान लिया कवि के बारे में। तो ये थी फर्स्ट चैप्टर ध्वनि, आपके क्लास 8 के बुक की। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आप अपनी मेरी जो ये वीडियो है वो अपने भाई बहन, दोस्तों बहनों, जो भी है सबको आप भेज दीजिए, ठीक है। रिलेटिव, अड़ोस पड़ोस, जहाँ तक शेयर हो सकता है ना वहां तक शेयर कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए एंड शेयर तो कर ही दीजिए। और अगर अच्छा लगा, समझ आया, या कोई भी क्वेश्चन या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। मैं जरूर पढ़ूंगी एंड आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।